हाय मित्रों, द स्टडी आइस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। अभी हम अपनी स्टैटिक यूज़ करने जा रहे हैं, जिसमें इकोनॉमी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके आगामी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जरूर देखिए। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, व्यक्तिगत आय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? आपको सही कथन बताना है। पहला ये कह रहा है, प्राइजी व्यक्तिगत आय। आपको प्राइजी व्यक्तिगत आय के बारे में बताना है। ये वह आय नहीं है जिस पर परिवारों का पूरा अधिकार है। आपको बताना ये कथन सही है या गलत है। दूसरा कथन ये कह रहा है, व्यक्तिगत आय कुल आय का वह हिस्सा है जो पूरी तरह से परिवारों से संबंधित है। आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य है। तो मित्रों, पहले कथन के बारे में बता देता हूँ। जो प्राइजी व्यक्तिगत आय है उसमें क्या होता है, एक परिवार या व्यक्ति को जो आय होती है कुल, उसमें से वो ब्याज देता है, सरकार को पर्सनल टैक्स भी देता है, और वो अन्य कुछ खर्च करने के बाद जो उसके पास बचती है, जो उस परिवार का पूरा अधिकार होता है, वो व्यक्तिगत आय होती है, प्राइजी व्यक्तिगत आय होती है। तो इस दृष्टि से ये कह रहा है, प्राइजी व्यक्तिगत आय वह आय नहीं है। नहीं का कह रहा है कि परिवार का पूरा अधिकार होता है। मित्रों, जिस पर परिवार का पूरा अधिकार होता है वही प्राइजी व्यक्तिगत आय होती है। इस दृष्टि से हमारा ये कथन असत्य हो गया, क्योंकि ये नहीं की बात कर रहा है। दूसरा कह रहा है, व्यक्तिगत आय कुल आय का वह हिस्सा है जो पूरी तरह से परिवारों से संबंधित है। तो मित्रों, व्यक्तिगत आय परिवारों से संबंधित नहीं होती है, प्राइजी व्यक्तिगत आय परिवार से संबंधित होती है। क्योंकि व्यक्तिगत आय में से अगर टैक्स वगैरह निकाल दें, उसके बाद जो बचती आय वो प्राइजी व्यक्तिगत आय है, उसमें परिवार का पूरा अधिकार होता है। इस दृष्टि से हमारा ये दूसरा कथन भी असत्य हो गया। तो आपको सही पूछा, सही दोनों नहीं है, तो इसका सही आंसर डी हो गया, ना तो एक ना दो। अब इसके बारे में जान लीजिए। एपीआई जो पर्सनल आय है वह आय है जिस पर परिवारों का पूरा अधिकार नहीं होता, आपको ध्यान रखना। लेकिन यहाँ पे आपको प्राइजी व्यक्तिगत आय कहता है। ये संबंध पर्सनल व्यक्तिगत आय से है। इस दृष्टि से हमारा पहला कथन असत्य हो गया था। दूसरा कह रहा है, उन्हें पीआई पर टैक्स देना होता है। आपकी जो पीआई है उस पर सरकार को आप टैक्स देते हैं। यदि हम पीआई से व्यक्तिगत कर भुगतान जैसे आयकर देते हैं, और गैर कर भुगतान जैसे कोई फीस वगैरह जमा करवाते हैं, कोई अन्य कोई अपन खर्च करते हैं जो सरकार को देते हैं या किसी संस्था को देते हैं, वो माइनस किया जाता है। आप देख लीजिए, जो प्राइजी व्यक्तिगत आय है उसमें जो अपनी पर्सनल इनकम है उसमें से व्यक्तिगत कर भुगतान निकाल दिया जाता है और गैर कर भुगतान भी निकाल दिया जाता है। इस प्रकार ये प्राइजी व्यक्तिगत आय निकाली जाती है। तो देखो, इसमें से ये निकाल रहे हैं तो अपना अधिकार नहीं होता, इस पर पूरे परिवार का अधिकार होता है। इस दृष्टि से हमारा दूसरा कथन भी गलत हो गया। इसका सही आंसर डी हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर ये कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? आपको सही कथन बताना है। पहला कह रहा है, मौजूदा बाजार मूल्य पर मूल्यांकन किया गया जीडीपी। जो ये कह रहा है, मौजूदा बाजार मूल्य पर मूल्यांकन किया गया जीडीपी विभिन्न देशों के जीडीपी आंकड़ों की तुलना करने के लिए सही मापांक नहीं है। आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य। दूसरा कह रहा, नाम मात्र जीडीपी की गणना इस तरह की जाती है कि वस्तुओं और सेवाओं का मूल्यांकन कुछ स्थिर कीमतों पर किया जाता है। मित्रों, आपको बताना है ये कथन सत्य है या असत्य, कि नाम मात्र जीडीपी में स्थिर मूल्यों पर किया जाता है या प्रचलित मूल्यों पर किया जाता है। तीसरा कथन ये कह रहा है, यदि वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में परिवर्तन होता है तो हम सुनिश्चित हो सकते हैं कि ये उत्पादन की मात्रा है जो परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। आपको बताना है ये कथन सत्य है या असत्य। तो मित्रों, आपने अगर नाम मात्र जीडीपी और वास्तविक जीडीपी के बारे में अध्ययन किया होगा तो आप सभी को पता होगा, जो नाम मात्र है वो प्रचलित मूल्यों पर होती है, जो वर्तमान में मूल्य चल रहे हैं उस पे निर्धारित होती है। जो अपनी वास्तविक जीडीपी होती है वो 4 या 5 साल पुराने मूल्य है, उस मूल्य को आधार मान के निकाली जाती है। इस दृष्टि से देखें तो हमें वास्तविक जो जीडीपी है उसकी गणना करें तो हमें सही स्थिति प्राप्त होती है, बजाय नाम मात्र। क्योंकि नाम मात्र तो ऐसे होती है जैसे मांग बढ़ गई तो उसका प्राइस बढ़ गया, तो
तो हम उत्पादन की सही गणना नहीं कर सकते। इस दृष्टि से हमारा पहला कथन कह रहे हैं अपन सही से तुलना नहीं कर सकते हैं मौजूदा बाजार मूल्यों पर जो नाम मात्र की जीडीपी है, तो हमारा ये कथन सत्य हो गया। अगर ये दूसरा कथन आपको स्थिर मूल्य पर कह रहा है मित्रों, गौर करोगे तो नाम मात्र स्थिर मूल्यों पर नहीं होती, प्रचलित मूल्यों पर होती है। इस दृष्टि से हमारा दूसरा कथन असत्य हो गया। अब आप एलिमिनेशन मेथड से देखोगे तो अगर दूसरा निकाल देते हो, आपको ये भी सही ढंग से याद होता तो भी आप आंसर इसका निकाल सकते थे। हमारा ए कैंसिल हो गया, बी कैंसिल हो गया और डी कैंसिल हो गया। पीछे हमारे पास ए और सी ऑप्शन बचा, 1 और 3 सही होगा। तो मित्रों इसका तीसरा भी सही है। अब ध्यान रखना 1 और 3 सही होगा। अब इसके बारे में मैंने एक्सप्लेन दे दिया, आप पढ़ लीजिए पूरा यहाँ से, क्योंकि अगर मैं पूरा पढ़ने बैठूंगा तो अपना वीडियो लेंथी हो जाएगा। साथ में आपको ये भी बता देता हूँ, इसका जो PDF है मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे द स्टडी IAS विद सन ऑफ देवासी पर शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कीजिए। अब हम इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा ये क्वेश्चन आंसर इसका सी हो गया, आपको बता देता हूँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा आय असमानता या धन असमानता का चित्र में प्रतिनिधित्व करता है। आपको बताना है कौन सा आय असमानता या धन असमानता का प्रदर्शन कर रहा है, आपको ये बताना। पहला कह रहे हैं लाफर कर्व, दूसरा कह रहे हैं लॉरेंस कर्व, तीसरा कह रहा है एगेल का नियम्स और ऑप्शन डी कह रहा है फिलिप्स वक्र। आपको बताना है कौन सा जो आय असमानता है उससे संबंधित है। तो मित्रों इसका सही आंसर बता देता हूँ, जो अपना ऑप्शन बी है लॉरेंस कर्व, ये आय असमानता को दर्शाता है। ये तो आप सभी को पता होगा, लॉफर कर्व टैक्स से संबंधित है और जो अपना फिलिप्स है ये रोजगार और मुद्रास्फीति से संबंधित है। इस दृष्टि से हमारा ये ऑप्शन बी सही हो गया। इसके बारे में इतनी डिटेल बताने की आवश्यकता नहीं है, तो मैंने डिटेल नहीं दी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा से रिकवरी चरण व्यापार चक्र। ये कह रहा है रिकवरी फेज बिजनेस साइकिल्स। जब रिकवरी करते हैं कोई भी अपनी अर्थव्यवस्था का भाग है, वो पहले डाउन गया फिर वो रिकवरी करता है, जैसे यू शेप होती है, वी शेप होती है, के शेप होती है, ये रिकवरी के प्रकार होता है। उस टाइम के लक्षण क्या आपको बताने हैं। जब रिकवरी करते हैं तो पहला ये कह रहा है समग्र कुल मांग में वृद्धि होती है। तो मित्रों आप सभी को पता होगा, जब हम रिकवरी करते हैं, ग्रोथ करते हैं, तो मांग तो ऑटोमेटिक वृद्धि होगी, आर्थिक क्रियाएं बढ़ेगी। और दूसरा कह रहा है, हमारा कथन ये सत्य हो गया। दूसरा कह रहा है बेरोजगारी दर घटने लगती है। तो मित्रों आर्थिक क्रियाएं में सुधार होता है तो रोजगार में वृद्धि होती है और बेरोजगार में कमी होती है। इस दृष्टि से हमारा दूसरा कथन भी सत्य हो गया। तीसरा कह रहा है नए निवेश आकर्षण होते हैं। तो मित्रों ये भी हमारा कथन सत्य है। अगर बाजार सुरक्षित और सुधार हो रहा है बाजार में, तो जो निवेशक है वो निवेश को बढ़ावा देंगे। इस दृष्टि से हमारा तीसरा कथन भी सत्य हो गया। मुद्रास्फीति बढ़ती है जिससे निवेशकों के लिए उधार लेना सस्ता हो जाता है। तो मित्रों आपको एक दृष्टया ये थोड़ा अजीब लगेगा कि मुद्रास्फीति क्यों बढ़ी, लेकिन मांग बढ़ेगी और जो अपनी उत्पादकता में कमी रहेगी तो ऑटोमेटिक मुद्रास्फीति बढ़ेगी, जिससे निवेशकों को उधार लेने में आसानी होगी। ये भी हमारा कथन सत्य है। इस दृष्टि से देखें तो हमारे चारों कथन सत्य हो गए। तो इसका सही आंसर डी होगा, 1 2 3 4। अब आप इसे जान लीजिए इसके बारे में। एक अर्थव्यवस्था में निम्न उत्पादन चरण से बाहर आने की कोशिश करते हैं। तो जो रिकवरी होती है पहले निम्न उत्पादन चरण होता है, अगर निम्न उत्पादन चरण से बाहर आती है तो उसे रिकवरी फेज कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। और इनसे जो इनके लक्षण है, रिकवरी फेज में क्या क्या होता है, क्या क्या एक्टिविटी होती है, क्या एक्शन होता है, वो आपको जान लेना चाहिए। इस दृष्टि से हमारा इसका सही आंसर डी हो गया, क्योंकि ये सभी एक्टिविटी रिकवरी फेज के दौरान होती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर ये कह रहे हैं जीडीपी अपस्फीति कारक, जीडीपी डिफ्लेक्टर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको जो कथन दे रखे इसमें से सही कथन बताना है। मित्रों सही टाइप नहीं हुआ था, ये गलती से, आपको सही कथन ही बताना है, ध्यान रखना। आपको लिख देता हूँ इसमें सही कथन, और ये हमारा सही हो गया। और ये कथन 1 है और ये कथन
2 है। ये स्थिर कीमतों पर जीडीपी और मौजूदा कीमतों पर जीडीपी के बीच का अनुपात है। आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य। दूसरा ये कह रहा है जीडीपी अब स्फीति कारक एक वर्ष में अर्थव्यवस्था में सभी नए घरेलू उत्पादन, अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों की एक मापांक है। आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य। तो मित्रों आपको बता देता हूँ, ये स्थिर कीमतों पर जीडीपी जो स्थिर कीमतों पर जीडीपी है और मौजूदा कीमतों पर जीडीपी है, उसके बारे में हमें बताता है कि कितना किया हमारी जीडीपी में ग्रोथ किया, उसमें आपको महंगाई भी बता देता है। ये इस दृष्टि से हमारे पहला कथन सत्य हो गया। और आपको दूसरे कथन के बारे में बता देता हूँ, ये भी सत्य है कि मूल्यों के स्तर को मापता है, क्योंकि अपन स्थिर और नामात्र जीडीपी है उसके बारे में अध्ययन करते हैं, तो हमने जो मुद्रास्फीति है उसको आसानी से देख पाते हैं और उससे हम मापांक की गणना कर सकते हैं, मूल्य स्तर की गणना कर सकते हैं कि कितना मूल्य पिछली वर्ष की तुलना में, स्थिर वर्ष की तुलना में बढ़ा है। इस दृष्टि से हमारे इसके दोनों कथन सत्य हो गए, 1 और 2 दोनों। और इसके बारे में आप जान लीजिए, अर्थव्यवस्था में जीडीपी अस्फीतीकरण, जो जीडीपी डिफ्लेक्टर है, वो एक वर्ष में एक अर्थव्यवस्था के सभी नए घरेलू स्तर पर उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों का एक स्तर का माप है। आपको ये ध्यान रखना है कि कितना उत्पादन हुआ और कितना नहीं हुआ, पिछले साल से कितना ग्रोथ हुआ, ये बताता है, आपको ध्यान रखना है। आगे कह रहा है यदि मौजूदा कीमतों पर जीडीपी स्थिर कीमतों पर जीडीपी के बराबर है, यदि आप में मौजूदा कीमतों पर और जो स्थिर कीमतों पर दोनों में अगर जीडीपी बराबर है तो जीडीपी डिफ्लेक्टर 1 होगा। तो इसका मान आपको ध्यान रखना, डिफ्लेक्टर होगा जीडीपी, उसका मान 1 होगा यदि दोनों बराबर है, जिसका अर्थ है कि मूल्य स्तर में कोई बदलाव नहीं। अगर जीडीपी डिफ्लेक्टर का मान 1 आ रहा है तो आपको ध्यान रखना है इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ मूल्य स्तर पर। जैसे 2016 के आधार पर हम जीडीपी निकालते हैं और 2022 के आधार पर जीडीपी निकालते हैं, इनका दोनों का मान बराबर है तो आप समझ लेना इसमें मूल्य बराबर है, इसमें कोई मूल्य में बदलाव नहीं हुआ। यदि जीडीपी अपस्फीति कारक 2 होता है तो इसका अर्थ है मूल्य के स्तर में 2 कारक होती है। जैसे ग्रोथ होने पर उसमें कारक वृद्धि के पिछली तुलना में अभी मूल्य में वृद्धि हुई, पहले 4 रुपये थे तो मान लो 6 रुपये हो गए। इस प्रकार ग्रोथ हुई है पिछले मूल्य में, पिछले 5 साल में आधार वर्ष हो या 10 साल का, जो भी सरकार आधार वर्ष लेती है उस आधार पर निकाला जाता है, ये आपको ध्यान हो। यदि जो जीडीपी डिफ्लेक्ट है वो 4 होता तो इसका अर्थ है 4 कारक मूल्य स्तर में वृद्धि हुई, आपको ये ध्यान रखना है। जब जीडीपी डिफ्लेक्टर होता है नकारात्मक होता है, जो 1 से कम होता तो नाममात्र जीडीपी वास्तविक जीडीपी से कम होती है, आपको ध्यान रखना। तो इसका असर ये होता है कि पहले वस्तु 5 रुपये में बिकती थी, वही वस्तु अभी 4 रुपये में बिक रही है, उस टाइम जीडीपी डिफ्लेक्टर होगा वो नकारात्मक होगा, आपको ध्यान रखना है। इस दृष्टि से देखें तो हमारे इसके दोनों कथन सही हो गए, इसका सही आंसर सी हो गया। आप ध्यान रखना, थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया तो आप इसको एडजस्ट करना, क्योंकि आपको सिर्फ ज्ञान लेना चाहिए, ऐसी छोटी छोटी गलतियों पर ध्यान देना नहीं चाहिए। अब हमारा ये इसी के साथ मित्रों श्रृंखला ये समाप्त हो जाती है। 5 क्वेश्चन ही थे, 5 हमने कर दी। और साथ में आपको बता देता हूँ, आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।